हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियमजीत दास है। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम एक नया वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो कि आपका राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए, इनका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपका देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के बेस्ड आपका वैकेंसी निकला है और कितना तारीख को 17/5 को ये वैकेंसी निकला है। जो कि आपका ऑनलाइन सबमिशन है वो आपका 24 में 2022 से 14 जून 2022 तक चलेगा। ठीक है, तो इनका जो जनरल कैंडिडेट जो होगा, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपया लगेगा फीस। एंड जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपया फीस लगेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, आपका जो ये राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ये आपका बिहार में स्थित एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। तो उसी यूनिवर्सिटी में आपका कुछ वैकेंसी निकला है। ठीक है, ये आप बिहार में स्थित है, तो आप ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पोस्टिंग सिर्फ बिहार में ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी है और किस पोजीशन में वैकेंसी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि फील्ड असिस्टेंट सॉरी देखिए, यहाँ पर है फील्ड असिस्टेंट, जो कि आपका मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है 30 ईयर्स। ओके, यहाँ पर फील्ड असिस्टेंट के लिए आपका पे लेवल रहेगा लेवल 3 7 सीपीसी के तहत। ठीक है, और इनका जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका देखिए, आपका मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड प्लस दिया गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड इन अ गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट और पीसीयू। मतलब अगर आप फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th पास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ आपको कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीएसयू में आपको 1 साल काम करने का तजुर्बा भी रहना लगेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर ये सब नहीं है तो आपको ITI करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से अगर कोई भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 ईयर्स है और यहाँ पर देखिए पे लेवल है लेवल 3। फिर देखिए यहाँ पर आगे हम नंबर 2 पर, जो कि आपका है टेक्निकल असिस्टेंट। ओके, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देखिए इन पोस्ट में टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट, जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल हो गया, मतलब आप टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चरल, टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ बिजनेस, टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे करके आपका टोटल यहाँ पर 7 वैकेंसी देखिए, फिशरीज है, होम साइंस है, हॉर्टिकल्चर और वेटेनरी। ओके, तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है माने आपका जो डिग्री रहेगा, देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांग रहा है। ठीक है, बैचलर डिग्री आपको, अगर आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल होना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ होम साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री ऑफ होम साइंस होना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, सिर्फ आपका जो डिग्री है उसी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज है यहाँ पर 30 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र। ओके, तो इंजीनियरिंग सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर आपका हो गया सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। तो यहाँ पर आपका पे लेवल होगा लेवल 5 अकॉर्डिंग 7 सीबीसी। ओके, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 ईयर्स रहेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब सेम बात पहले भी जो था, अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर ले तो आपको सिविल में बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर और भी दिया है, और मतलब अगर आपको बैचलर डिग्री भी है हो सकता है, नहीं तो आपको डिप्लोमा होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी डिग्री है आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर असिस्टेंट आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर। ओके, 4th नंबर देखिए, आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स, सभी में लगभग 30 ईयर्स ही मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पर सभी में देखिए 30 ईयर्स ही है। तो आपका जो फोटोग्राफर का पोस्ट है उसके लिए आपको डिग्री इन फोटोग्राफी, ओके, आपको फोटोग्राफी में डिग्री होना चाहिए एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट वीडियो फिल्म्स। ओके, तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर नर्स के लिए देखिए आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, फिर देखिए पैथोलॉजी टेक्नीशियन, यहाँ पर बोल रहे हैं पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए ग्रेजुएट इन साइंस एंड हैविंग एन ऑप्टेन डिप्लोमा
आपको ग्रेजुएट होना साइंस में ग्रेजुएट होना पड़ेगा और आपको पैथोलॉजी टेक्नीशियन में एक डिप्लोमा कोर्स रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन, यहाँ पर बोल रहा है ग्रेजुएट इन साइंस, सेम ग्रेजुएट इन साइंस और इसके साथ आपको डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। तो ये रहेगा। फिर देखिए आपका तो वैकेंसी यहीं तक था, ठीक है। टोटल आपका देखिए यहाँ पर फील्ड असिस्टेंट 1, 2 हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट कम फोटोग्राफर, नर्स, पैथोलॉजी टेक्नीशियन एंड एक्सरे टेक्नीशियन, टोटल 7 पोस्ट का वैकेंसी निकला है। और कितना कितना वैकेंसी है ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फील्ड असिस्टेंट के लिए आपका यूआर कैटेगरी से 10, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल 30 वैकेंसी यहाँ पर हो गया। फिर देखिए टेक्निकल असिस्टेंट, वहाँ पर भी देखिए एग्रीकल्चरल के लिए 3, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3, तो ये सब यहाँ पर दिया गया है। इसको आप थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा, मैं और अलग अलग से नहीं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये सब देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नर्स, पैथोलॉजी टेक्नीशियन एंड एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर तीनों के लिए दिया गया है टोटल वैकेंसी, ओके। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर थोड़ा इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि आपको आप जो भी क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं उसको ठीक से पास करना पड़ेगा और सटीक आपका सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा। अगर आपने कोई गड़बड़ सर्टिफिकेट शो कर दिया तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर यही सब बोला गया है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन, जो ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एसेंशियल, मतलब आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप बिहार से बिलोंग्स कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं वहाँ इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पर फॉर्म जमा करूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं से भी बिलोंग्स करते हैं आपको ऑनलाइन मोड पे ही इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका देखिए ये है आपका ऑनलाइन वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और इसका लास्ट डेट देखिए ये आपका, हाँ लास्ट डेट 14 जून है, इसके अंदर ही आपको भरना पड़ेगा। और एक बात, अगर जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपका एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट होगा, तो उसको आप सेव करके रखेंगे या फिर आपको उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल भी रहा है, देखिए 5 नंबर पॉइंट पे देखिए, टेक प्रिंट आउट ऑफ द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ओके। जब भी आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो जाए तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका एक प्रिंट आउट अपने खुद के पास रख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट्स कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब पहले तो आपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसका एक प्रिंट आउट ले लिया। फिर आपने पूरा फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जो फाइनल सबमिशन के बाद पहले आपने पूरा उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। फिर देखिए एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपने जो प्रिंट कॉपी अभी तक निकला है तो उसको आप कहीं पे फॉरवर्ड मत कीजिए, वो खुद के पास रख दीजिए, बाद में उसको लगेगा, ठीक है। जब आप सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ये सब प्रिंट आउट वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली सच एज नेम, फादर्स नेम, ये तो रहता है, आपको ठीक से देख के सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ मत कर देना। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ पर जो एज लिमिट है देखिए सभी में आपका एज था मैक्सिमम 30 ईयर्स, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, माने जो उस यूनिवर्सिटी में अभी काम कर रहे हैं परमानेंट और रेगुलर बेसिस, अगर उन लोग भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगा, माने किसी भी एज में वो लोग दे सकते हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, कोई भी हो, उनके लिए एज लिमिट नहीं है जो कि वहाँ पर काम करते हैं। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल कैजुअल लेबर हैं अगर इसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। देखिए पहला बोल रहा है कि अगर अपने वही एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में अगर रेगुलर एंड परमानेंट एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है, अगर आप रेगुलर एंड परमानेंट तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कैजुअल वर्कर हैं तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल
गवर्नमेंट, मतलब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं अभी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर अगर आप कोई भी PSU में या फिर कोई UGC में कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मतलब जो भी 30 ईयर्स है, अगर UR से आप लोग बिलोंग्स करते हैं तो उनके लिए 30 ईयर्स, अगर आप SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो उनके लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कहाँ चलेगा, हाँ देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि OBC कैंडिडेट के लिए, देखिए यहाँ पर OBC SC ST PWD एक्स सर्विस के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है एग्जाम के लिए, उसके लिए ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट टेक अप एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग द सर्विस इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन पूसा। मतलब क्या क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया तो वो सिलेक्ट होने के बाद वो अदर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में असाइन नहीं कर सकता, ठीक है, वहीं पर उनको काम करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रिंटेड कॉपी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रिंटेड कॉपी लेना पड़ेगा। यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स मस्ट बी ब्रॉड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको कोई प्रिंटेड कॉपी लेना पड़ेगा, और आपका कोई भी वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी इनमें से ले जाइए आप, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑन मिसकॉन्डक्ट। मतलब अगर आपने कुछ गलती किया है तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो मेन बात है कि अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ एनी टेक्निकल, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स प्लीज सेंड एन ईमेल ऑन दिस। अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, तो उनको इस मेल पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये आपको मैंने पहले भी बोल दिया, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर और एक बात की, अगर आपको जब एग्ज़ाम डेट कब निकलेगा, आपका एडमिट कार्ड कब निकलेगा, तो इसके लिए आपको हर बार इस वेबसाइट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट। मतलब सेपरेट से कोई भी कॉल लेटर आपको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। मतलब आपको हर रोज़ ये वेबसाइट चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कब एडमिट कार्ड निकलेगा और कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर देखिए द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गवर्नड बाय द न्यू पेंशन स्कीम। मतलब जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आप वहाँ पर अपॉइंट हो जाएंगे, तो आपको न्यू पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके अंडर आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब आपका पेंशन भी शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पेंशन नहीं होगा, लेकिन आपका पेंशन भी शुरू होगा, पेंशन भी आफ्टर रिटायरमेंट आप पेंशन भी पा सकते हैं, उसका भी प्रावधान है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आपको NOC देना पड़ेगा। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर कहीं पे काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको NOC देना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहीं तक था। और आपको देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। देखिए अगर आप स्कैन फोटोग्राफ दे रहे हैं, फोटोकॉपी, तो आपका फ़ोटो देने के लिए जो आपका ये होगा क्राइटेरिया, वो है 20 KB से 50 KB, ठीक है। उसका साइज होगा 20 से 50 KB। और जो सिग्नेचर आप लोग दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उसका साइज होगा 10 KB से 20 KB, ठीक है। फिर देखिए जो सर्टिफिकेट आप लोग दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन, तो सटीक सर्टिफिकेट देना। तो उनके लिए देखिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए 50 KB से 300 KB तक उनका साइज होना चाहिए। फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा जहाँ पर है, ठीक है, हर जगह पर नहीं लगेगा। जहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वहीं पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो उनके लिए देखिए 300 KB से 500 KB तक रहेगा उसका साइज। और आपको डेट ऑफ बर्थ का पूर्व भी देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए 300 KB से 500 KB वो भी उसका साइज भी रहेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग आपका 10th का एडमिट कार्ड का जेरोक्स प्रिंट आउट स्कैंस को भी दे सकते हैं, ठीक है। 10th का जो एडमिट है उसके वही आपका डेट ऑफ बर्थ हर जगह में देखता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, तो उसका एक टोटल कॉपी है, ठीक है। टोटल देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट है, तो यहाँ पर चारों आपको ले जाना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, जो पहला जो था आपका फील्ड असिस्टेंट, जो कि आपका 10th लेवल का था, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, देखिए एकेडमिक स्कोर, मतलब आपको ये सब क्राइटेरिया फिल होना, मतलब इसको आपको रहना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 10th पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले देखिए 10th में आपको 0.25 इंटू हाई स्कूल मार्क्स इन परसेंटेज प्लस 5 मार्क्स फॉर +2
ऐसे करके आपको पूरा जो मार्क्स है आपका एकेडमिक स्कोर में, ऐसा मार्क्स आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके लिए देखिए पहले अरिथमेटिक, फिर जनरल नॉलेज, फिर जनरल एग्रीकल्चरल, फिर कंप्यूटर एफिशिएंसी। तो टोटल आपको देखिए यहाँ पर 100 नंबर का रहेगा अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज के लिए 50, आपका जनरल एग्रीकल्चर की भी रहेगा, जेहेतु आपका ये एग्रीकल्चरल बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो जनरल एग्रीकल्चर रहेगा जो कि आपका 100 मार्क का रहेगा। और आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी है जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी सिलेबस है यहाँ पर, टोटल सिलेबस देखिए, सिलेबस विल बी हाई स्कूल लेवल, समझ में, हाई स्कूल लेवल का सिलेबस होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट है, एग्रीकल्चरल, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, ये सब के लिए देखिए आपका सेम यहाँ पर जो आपका जो मार्क्स है, यहाँ पर देखिए ये मार्क्स, एक क्राइटेरिया आपको फिलअप होना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स ऐसा होगा तभी आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, नहीं तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। फिर देखिए यहाँ पर आपका क्या क्या सब्जेक्ट में होगा, जो भी आप, अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग्स करते हैं तो आपके लिए देखिए सब्जेक्ट मैटर, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं तो आपका केमिस्ट्री के ऊपर 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जिस भी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के ऊपर 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जनरल नॉलेज देखिए, जनरल नॉलेज के लिए 50 नंबर। और जो लैंग्वेज है, मतलब हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आप 100 नंबर का होगा। और कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस विल भी ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका क्वेश्चन भी ग्रेजुएशन लेवल का ही होगा। फिर देखिए इंजीनियरिंग सुपरवाइजर, तो इसके लिए भी सेम एक क्राइटेरिया है, आपका जो मार्कशीट में जो मार्क्स है तो इस क्राइटेरिया में फिलअप होना चाहिए उसको। फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया। आपका जो जनरल नॉलेज है उसके उस हिसाब से 50 नंबर। आपका लैंग्वेज लेना पड़ेगा कोई भी एक, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए 100 नंबर। और कंप्यूटर प्रोफेशन के लिए आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहना पड़ेगा। तो सिलेबस विल भी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर, तो इसके लिए भी सेम, यहाँ पर पहला जो भी था ये सबके लिए सेम है। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में 100, आपका जनरल नॉलेज में 50 और लैंग्वेज में आपका 100 और आपका स्किल टेस्ट रहेगा 100, मतलब आपने जो फोटोग्राफी किया है उसके ऊपर एक स्किल टेस्ट रहेगा तो उसमें आपका 100 नंबर रहेगा, ठीक है। सिलेबस विल बी इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। सिलेबस कहाँ तक रहेगा, इंटरमीडिएट, मतलब 10th लेवल का आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नर्स के लिए भी सेम सभी है, तो इसका सिलेबस भी आपका रहेगा ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन लेवल का इसका क्वेश्चन होगा। हाँ, फिर देखिए फॉर पैथोलॉजी एंड टेक्नीशियन, इसके लिए भी सेम है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल नॉलेज, प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। जो मैंने ये अगर पैथोलॉजी टेक्नीशियन है इसलिए इसका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फिर देखिए एक्सरे टेक्नीशियन, इनका भी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो ये सभी सेम है, इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ये सब देख लीजिएगा। फिर देखिए ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए RPCAU यहाँ पर दिया गया है, देखिए rpcau.ac.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। ये गूगल में जाके इसको सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैरियर सेक्शन है, कैरियर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कैरियर यहाँ पर वाइड हो गया है और कैरियर का एक कैरियर पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर RPCAU 3 तो 2022 है, तो ये रहेगा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसी एडवर्टाइज को आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज खुल जाएगा ऐसे करके। देखिए यहाँ पर 17 मई आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया। और यहाँ पर जो भी PDF आपको चाहिए, मैंने जो भी PDF आपको अभी तक दिखाया है सभी PDF यहाँ पर है। देखिए पहले आपका ये वाला हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन वाला, फिर आपका पोस्ट का PDF हो गया, फिर आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन लगा उसका PDF हो गया, सब अलग अलग PDF यहाँ पर दिया गया है। PDF को देख आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आप अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो चलिए धन्यवाद, यहाँ तक था। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू, टाटा बाय बाय।